कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस अपन रेगुलर कर रहे थे और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में हमने अपने पिछली वीडियो में भारत के चार्टर एक्टों की बात की थी, यानी जितने भी अपने चार्टर एक्ट थे उन सब के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। और चार्टर एक्ट मैंने बताया था कि भारत में आने वाला जो अंतिम चार्टर एक्ट था वो था आपका 1853 का चार्टर एक्ट। और उसके बाद भारत में फिर कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या कंडीशंस थी, ना आने के बाद भारत पे शासन पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी बातें आज हम अपनी इस वीडियोस में पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1853 के बाद भारत में कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आया। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि आखिर ऐसी क्या कंडीशंस थी, क्या परिस्थितियां थी ब्रिटिश शासन के सामने जो वो 1853 के बाद कोई भी चार्टर एक्ट भारत में नहीं लेके आए। देखो दोस्तों, जैसा कि अपन सब जानते हैं कि 1853 यानी कि चार्टर एक्ट की अगर अपन बात करें तो चार्टर एक्ट हर 20 साल में भारत में आता था। और 1853 के बाद 1857 में अपने भारत में एक क्रांति हुई थी जिसे 1857 की क्रांति बोला जाता है। ये क्रांति जो हुई थी वो मेन थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में, जो उसने शोषणकारी नीतियां लागू कर रखी हैं और लगातार भारत पे शासन, भारत के जनता पे या भारत के शासन पे जो अत्याचार किए जा रहे थे उन सब के विरुद्ध पहली बार भारत की जनता ने एक केंद्रीकृत रूप से एक आंदोलन, एक क्रांति, एक विप्लव चलाया था जिसे हम 1857 की क्रांति बोलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के नागरिकों के द्वारा की गई प्रथम क्रांति थी। और इस क्रांति को 1858 में दबा दिया गया था। बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी के बाद यह क्रांति भारत में लगभग खत्म हो चुकी थी। और जब इस बात की खबर ब्रिटेन की शासिका महारानी विक्टोरिया के पास पहुंची कि भारत में ब्रिटिश शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है, तो उस क्रांति की प्रमुख बिंदुओं को, प्रमुख कारणों को जानने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की गलत नीतियों को देखकर महारानी विक्टोरिया ने एक बात सोची कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की यही नीतियां लगातार भारत में चलती रही तो हो सकता है एक ना एक दिन ब्रिटिश शासन को वहां से भागकर ब्रिटेन वापस आना पड़े। और इसी बात को ध्यान में रखकर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने 1853 के चार्टर एक्ट के बाद एक एक्ट पारित किया जिसे हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। देखो दोस्तों, लगभग सितंबर 1858 को भारत में से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्रांति को पूर्ण रूप से दबा दिया गया था। जो अपने मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इनको गिरफ्तार करके हुमायूं के मकबरे में रखा गया, बाद में फिर रंगून भेज दिया गया था, यहां पर इनकी मृत्यु हो गई। और सितंबर 1858 के बाद ब्रिटेन की शासिका महारानी विक्टोरिया ने भारत के शासन को चलाने के लिए एक अधिनियम बनाया जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से जानते हैं। तो आज अपना जो मेन पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है, वो है अपने भारत शासन अधिनियम 1858। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1858 का जो ये भारत शासन अधिनियम था, इसको आने के कारण क्या थे, तो अब हम ये जानेंगे कि इसके आने के बाद भारत के शासन पे क्या क्या प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन यहां से एक बनता है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के समय ब्रिटेन की शासिका कौन थी। तो दोस्तों, उस समय ब्रिटेन की शासिका थी महारानी विक्टोरिया। कौन थी दोस्तों? महारानी विक्टोरिया। और इसी के द्वारा इस अधिनियम को भारत भेजा गया। अच्छा, जिस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन पे शासन कर रही थी यानी कि 1858 में, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1858 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों, 1858 की क्रांति के समय या इस अधिनियम को भारत में लाते समय जो वहां का प्रधानमंत्री था वो था पामस्टन। कौन था दोस्तों? पामस्टन। ध्यान रखना दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1858 के आने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? पामस्टन। ब्रिटेन की रानी का क्या नाम था? महारानी विक्टोरिया। और जिस समय यह अधिनियम भारत आया,
उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत का एक शासन को चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर जनरल नाम का एक पद बनाया था। और 1858 की जो ये अधिनियम भारत में जब आया था, तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। इसे बाद में वाइसराय भी बना दिया गया था, वो अपन अभी आगे डिस्कशन में जानेंगे। पहले आप मूल चीजें ध्यान रखो। देखो, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम के समय ब्रिटेन की शासिका कौन है? महारानी विक्टोरिया। प्रधानमंत्री कौन है? पामस्टन। भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। अब देखो दोस्तों, यहां एक क्वेश्चन बनता है कि ये अधिनियम 1858 में भारत आया, लेकिन ये लागू कब किया गया? कि 1858 के शासन अधिनियम को कब लागू किया गया था, कहां से लागू किया गया था और किसके द्वारा लागू किया गया था? ये 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, याद रखना, इस अधिनियम को 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को कहां से? इलाहाबाद। कहां से दोस्तों? इलाहाबाद। जैसे आज वर्तमान में हम प्रयागराज कहते हैं, शुद्धिकरण कर दिया गया है। इलाहाबाद को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं वर्तमान में। तो इस प्रयागराज यानी इलाहाबाद में ही 1 नवंबर 1858 को भारत शासन अधिनियम को किसके द्वारा? ये भी ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। देखो, उस समय महारानी विक्टोरिया ने इसको भेजा था, भारत स्वयं नहीं आई थी, लेकिन अब जब उसने फरमान भेजा है तो इस फरमान को लागू कौन करेगा? वहां का गवर्नर जनरल करेगा। और गवर्नर जनरल कौन है भारत का? लॉर्ड कैनिंग। तो किसके द्वारा ऐसे सर्वप्रथम पढ़ा गया था, यानी किसके द्वारा ऐसे लागू किया गया था? तो ध्यान रखना, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में इस अधिनियम को पारित किया गया, लागू किया गया या पढ़ा गया। तो देखो दोस्तों, ये तो हो गई इस अधिनियम की कुछ बेसिक बातें। अब कारण, जैसे मैंने आपको बताया था, भाई कारण क्या थे? पहला कारण तो ये था कि 1857 की क्रांति, जिससे डर के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दुरुपयोग को देखते हुए महारानी विक्टोरिया ने इस अधिनियम को पारित किया था। दूसरी, कंपनी की नीतियां। कि कंपनियों की नीतियां ऐसी थी कि वो नीतियां लगातार भारत की प्रशासन को, भारत की स्थिति को, भारत की आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को लगातार प्रभावित कर रही थी। और ये कुछ ऐसे कारण थे जिस कारणों के कारण मजबूरन महारानी विक्टोरिया को यह अधिनियम भारत भेजना पड़ा। तो कारण ध्यान रखना, 1858 की क्रांति और दूसरा कंपनी की नीतियां। अब हम बात करेंगे प्रावधान कि आखिर इस एक्ट के द्वारा भारत में कौन कौन से प्रावधान लागू हुए या कौन कौन सी नए परिवर्तन भारत के शासन में हमें देखने को मिले। देखो दोस्तों, सबसे पहला प्रावधान, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक, सबसे पहली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म नहीं हुई है, ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कई बार क्या है, बच्चे दिमाग में ये बात नहीं आती, सर ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1858 में खत्म हो गई थी। नहीं दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पे 1858 में खत्म हुआ था। वो अभी मैं आगे बताऊंगा कब खत्म होगी, किस अधिनियम के तहत खत्म होगी, ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना। तो पहला प्रावधान क्या था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो शासन अब भारत पे से समाप्त कर दिया जाएगा। अब भारत का जो शासन है वो सीधे कहां से चलेगा? महारानी विक्टोरिया के दिशा निर्देशों से। यानी अब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना रहकर सीधे किसके हाथों में आ गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। तो पहली बात ये थी अधिनियम की कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत पे महारानी विक्टोरिया के शासन को लागू किया गया। दूसरी बात, देखो दोस्तों, वायसराय के पद का सृजन या निर्माण या व्यवस्था को चलाया गया था। वायसराय का पद क्या होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वायसराय क्या है? कब से ये शब्द भारत के शासन में प्रचलित हुआ? देखो दोस्तों, वायसराय एक तरीके से महारानी विक्टोरिया के शासन को चलाने वाला वो पद था जो उसके दिशा निर्देशों को भारत में लागू करवाता था। पहले क्या होता था, जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत के शासन को चलाता था,
ईस्ट इंडिया कंपनी के दिशा निर्देशों पे। लेकिन अब ये नीति बदल दी गई। अब गवर्नर जनरल को एक नया नाम दिया गया, वायसराय। क्या नाम दिया गया? वायसराय नाम दिया गया। और उस वायसराय का काम था ब्रिटिश शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार भारत के शासन को संचालित करना। तो वायसराय का पद पहली बार सृजित कब हुआ? 1858 के भारत शासन अधिनियम। ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम के समय ही पहली बार भारत में वायसराय के पद का निर्माण हुआ था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ये भी ध्यान रखना, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बोला जाता है। अच्छा दोस्तों, अब एक बात में आपसे थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूं। देखो, जब हम ब्रिटिश शासन को पढ़ते हैं या संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं, तो हमें ये दोनों शब्द ही देखने को मिलते हैं। वायसराय का भी मिलता है और गवर्नर जनरल का भी मिलता है। अब कभी कभी क्या है, बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि सर वायसराय और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है, यानी कि एक वायसराय कब तो वायसराय कहलाता था, कब गवर्नर जनरल कहलाता था। तो देखो, ये दोनों ही शब्द प्रचलन में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया हो वायसराय के बनने के बाद, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वायसराय का मतलब जो है वो क्या है कि जब ब्रिटिश शासन में कोई भी अधिकारी भारत के शासन को चला रहा है, अपने ऑफिस से बैठकर, अपने कार्यालय से बैठकर, उस समय वो कहलाएगा गवर्नर जनरल। क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अपने भारत में अंग्रेजों के द्वारा भारत की देशी रियासतों से कई संधियां की गई थी, जिन्हें हम सहायक संधियां कहते हैं। और इन सहायक संधियों के तौर पर देशी राजा जो थे, यहाँ के राजपूत शासक या अन्य राज्यों के शासक थे, उनको समझाने के लिए, ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी स्वामी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कई बार वायसराय को जाना पड़ता था। तो जब वह व्यक्ति कार्यालय में बैठकर भारत के शासन को चला रहा है, तो वो रिप्रेजेंट होगा किस नाम से? गवर्नर जनरल के नाम से। लेकिन अगर वह किसी देशी राजा से मिलने जा रहा है, कोई संधि करने जा रहा है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वायसराय के पद को। कि वो किसके तौर पे जाएगा, क्या बन के जाएगा? वायसराय के। तो ये दोनों ही पद जो है एक ही व्यक्ति के हैं, सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग इनके कार्यों को देखते हुए इनमें परिवर्तन कर दिया जाता है। कार्य संभालेगा ऑफिस में बैठकर, शासन को चलाएगा गवर्नर जनरल। लेकिन जब किसी देशी राजा से मिलने जाएगा, देशी राजा से जब मिलने जाएगा, तो वो किस पद से जाएगा? वायसराय के पद से जाएगा। तो ये बात आप थोड़ी ध्यान रखना, गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों ही रहेंगे, लेकिन समय के अकॉर्डिंग कार्य को देखते हुए उनके नाम में परिवर्तन कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, बीओसी और बीओडी, बीओसी तथा बीओडी को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब समझ रहे हो? मैंने आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो बताया था, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहले बीओडी का पद बना था, बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रमुख पद था और ईस्ट इंडिया कंपनी इसी के द्वारा शासन को संचालित करती थी। बाद में फिर इस पे कंट्रोल करने के लिए एक पद बना था, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लेकिन ये दोनों ही पद या ये दोनों ही जो समितियां बनी थी, दोनों ही एक तरह से संगठन जो ये बने थे ना, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कोई खास मदद नहीं दे पाए थे। और महारानी विक्टोरिया के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि इन दोनों ही समितियों का या इन दोनों ही संगठनों का भारत के शासन को चलाने में कोई भी योगदान नहीं है, अतः इनको समाप्त कर दो। और इसी के साथ ही बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत समाप्ति कर दी गई। यानी ये दोनों ही पद या दोनों ही संगठन समाप्त हो गए। नेक्स्ट, भारत परिषद का निर्माण। भारत परिषद का निर्माण, देखो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अब एक नई व्यवस्था चालू हुई। व्यवस्था क्या चालू हुई कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में लंदन में एक कार्यालय बनाया गया, भारत परिषद का कार्यालय। और इस भारत परिषद के कुल सदस्य थे 15। कितने थे? 15, जिनमें एक प्रमुख होता था जिसे भारत सचिव बोला जाता था, है ना, इंडियन सेक्रेटरी बोला जाता था जिसे।
और ये जो वहां की संसद होती थी उसका एक सदस्य होता था, यानी संसद के एक सदस्य को ही भारत सचिव का पद दिया जाता था। और ये भारत परिषद का जो काम था वो ये था कि भारत के लिए शासन को चलाने के लिए नियमों को बनाना, कानूनों को बनाना और उनको फिर भारत भेजना ताकि उन्हें लागू किया जा सके। कुल मिलाकर भारत के शासन को चलाने के लिए और महारानी विक्टोरिया को शासन चलाने में मदद करने के लिए अलग से एक विभाग, अलग से एक संगठन, एक परिषद का निर्माण किया गया जिसे भारत परिषद के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद किस अधिनियम के तहत बनी थी? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। कुल सदस्य कितने थे? 15 थे। 15 सदस्यों में एक कौन होता था? इसका सचिव होता था, जिसे भारतीय सचिव या भारत सचिव भी बोला जाता था। भारत परिषद का सचिव या सेक्रेटरी भी बोला जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम भारतीय सचिव कौन था? भारत का प्रथम भारतीय सचिव कौन था? देखो दोस्तों, भारत का प्रथम भारतीय सचिव बोला जाता है चार्ल्स वुड्स को। कई जगह हमें नाम लॉर्ड स्टैनली भी मिलेगा, तो अकॉर्डिंग द बुक्सों के अकॉर्डिंग अलग अलग उसमें दे रखा है। मैन चार्ल्स वुड्स हैं, ध्यान रखना। भारत के प्रथम भारतीय सचिव चार्ल्स वुड, कई अन्य किताबों में लॉर्ड स्टैनली भी दे रखा है, ठीक है ना, लेकिन सही क्या है? चार्ल्स वुड है, ध्यान रखना। तो भारत परिषद का निर्माण भी किसके अकॉर्डिंग हुआ? भारत शासन अधिनियम के ही अकॉर्डिंग हुआ था। और ये थी भारत शासन अधिनियम से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। अब जैसा कि दोस्तों अपन सब जानते हैं कि भारत परिषद अधिनियम के तहत ही, भारत परिषद अधिनियम के तहत ही किसका निर्माण हुआ था? भारत परिषद। और भारत परिषद का प्रमुख कार्य क्या था? भारत परिषद का प्रमुख कार्य यह था कि ब्रिटेन में बैठकर भारत के शासन को चलाने के नियमों को बनाना और उन नियमों को बनाने के बाद उन्हें भारत में लागू कराना, यही था। तो यही कारण है कि कुछ विशेषज्ञों ने इस भारत शासन अधिनियम को भारत के शिक्षित वर्ग का मैग्ना कार्टा भी बोला है। क्या बोला है? भारत के शिक्षित वर्ग का मैग्ना कार्टा भी बोला है। किसे? भारत शासन अधिनियम 1858 को। यानी अब जो भी अब नियम बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे, जो भी एक्ट आएगा, उसका निर्माण कौन करेगी? भारत परिषद करेगी। और यही कारण है कि अब भारत में आने वाले अधिनियमों को बोला जाएगा भारत परिषद अधिनियम। क्या बोला जाएगा दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम। तो 1858 के बाद भारत में आने वाला पहला भारत परिषद अधिनियम कौन सा था? देखो दोस्तों, 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद भारत में आने वाला पहला भारत परिषद अधिनियम 1861। कौन सा है दोस्तों? 1861। 1861 में शासक वही है महारानी विक्टोरिया। कौन है? महारानी विक्टोरिया। वायसराय वही है लॉर्ड कैनिंग। कौन है दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन है? वायसराय है। महारानी विक्टोरिया है, वो कौन है? वो है ब्रिटेन की शासिका। और इसका निर्माण भारत परिषद के द्वारा किया गया था। अतः इस अधिनियम का नाम क्या रखा गया है? भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके महत्व की कि आखिर भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में क्या क्या परिवर्तन किए गए। सबसे पहला परिवर्तन विकेंद्रीकरण की नींव। विकेंद्रीकरण की नींव क्या होती है? देखो दोस्तों, 1858 के अधिनियम के बाद भारत के शासन में एक परिवर्तन आया कि अब जगह जगह स्थानीय क्षेत्रों पर भी सरकारें बनने लगी थी, यानी कि विधान परिषदों का निर्माण होना शुरू हो गया था। और अब पहले तो क्या था, जितनी भी अपनी एक तरह से न्यायिक शक्तियां होती थी वो अपने एक तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल या बंगाल शासन के अकॉर्डिंग ही रहती थी। लेकिन अब राज्यों को या एक तरह से सीमाओं को बदलने, नए राज्यों का निर्माण करने, राज्यों के संबंधी स्थानीय क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर कुछ अधिकार मद्रास और बंबई वाली विधान परिषदों को भी दिए गए। मेन कारण क्या था, मैं आपको बता दूं कि विकेंद्रीकरण की नींव का मेन कारण था भारत के शासन को डिक्लाइजेशन करना, है ना,
डिक्लेरेशंस ऑफ पावर शो, यानी कि अब भारत में स्थानीय तौरों पर भी नई नई सरकारें बनना शुरू हो गई थी, यानी अब शासन एक स्तर से ना चल के अन्य स्तरों से चलने लगा था। और पहली बार भारत में विकेंद्रीकरण की नींव की शुरुआत हुई थी। किसकी हुई थी? विकेंद्रीकरण की नींव की शुरुआत। ध्यान रखना, भारत में पहली बार विकेंद्रीकरण की जो नींव रखी गई वो किसके तहत रखी गई? भारत परिषद अधिनियम 1861। दूसरा, केंद्रीय कार्यकारिणी की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5। बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, पहले जो केंद्रीय कार्यकारिणी होती थी, यानी भारत के शासन को चलाने वाली एक जो केंद्रीय परिषद होती थी, उसमें सदस्यों की संख्या 4 थी। लेकिन अब ये परिवर्तन लिया गया कि भाई एक सदस्य और बढ़ाया जाए, लेकिन उस सदस्य को बढ़ाने का एक नियम था कि वो सदस्य विधिवेत्ता होना चाहिए। कौन होना चाहिए? विधिवेत्ता, यानी उसको कानून की जानकारी होना आवश्यक है। तो कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वां सदस्य कौन होगा? विधिवेत्ता। किसके अकॉर्डिंग? भारत परिषद अधिनियम 1861 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, भारत परिषद को विधायी शक्तियां, इंपोर्टेंट टॉपिक है। भारत परिषद को विधायी, यानी भारत परिषद को अभी अधिकार दिए गए कि वह भारत के लिए नए नियम बना सकती है, नए कानूनों को बना सकती है, उनको अप्लाई कर सकती है, और उन अप्लाई के बाद जो भी परिवर्तन या जो भी डिस्कशन निकल के आएगा उसकी जानकारी किसे देनी पड़ेगी? महारानी विक्टोरिया को। यानी कि भारत परिषद को विधायी मतलब विधि, कानून बनाने का अधिकार। तो पहली बार भारत परिषद को कानून बनाने का विधिवत जो अधिकार मिला था वो किसके अकॉर्डिंग मिला था? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत मिला था। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल व्यवस्था, कैबिनेट व्यवस्था, कैबिनेट सिस्टम। आज हम लोग देखते हैं संसद में मंत्रिमंडल होता है, विधानसभा में मंत्रिमंडल होता है। ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था आई कहां से? इस मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत जो की गई थी वो हुई थी अपने 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। पहली बार भारत में एक मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का गठन किया गया कि अलग अलग लोगों को अलग अलग विभाग दिए गए, अलग अलग क्षेत्र दिए गए कि आपको इस क्षेत्र के अकॉर्डिंग ये कार्य करना है, इस क्षेत्र के अकॉर्डिंग ये कार्य करना है। जैसे कि वर्तमान की अपनी जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, तो पहली बार मंत्रिमंडलीय यानी कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत, पहली बार भारत में मंत्रिमंडल यानी पहली बार मंत्रियों का एक संगठन जो शासन चलाने में मदद करेगा, किसकी? भारतीय सचिव की, है ना, तो भारतीय वायसराय की। तो पहली बार ये एक मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था थी उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? भारत परिषद अधिनियम 1861। तो भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की स्थापना। नेक्स्ट, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। 1 2 3 सुना होगा आप लोगों ने कि वर्तमान में भी हमारे राष्ट्रपति को किसी भी मुद्दे पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो ये जो अध्यादेश शब्द है इसका सर्वप्रथम हमें उपयोग कहां मिलता है? वो मिलता है 1861 के अधिनियम में। पहली बार वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वो किसी भी गंभीर मुद्दे पर अपनी राय रख के उस मुद्दे पे अपनी पावर के तहत परिवर्तन करा सकता है, उसे रोक सकता है, उसे लागू करा सकता है, यानी अपने स्वयं के विचार प्रस्तुत कर सकता है। तो पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति को भी दिया गया है। तो ये अध्यादेश जो शब्द है या अध्यादेश नामक जो शक्ति है इसका सर्वप्रथम यूज कब मिला? भारत परिषद अधिनियम 1861 में। अच्छा, इसका पहली बार यूज किसने किया था? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत में अध्यादेश जो लागू किया जाता है, इस अध्यादेश लागू करने की शक्ति का प्रयोग, तो ध्यान रखना लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले ऐसे वायसराय थे जिन्होंने अध्यादेश को यूज में लिया था। तो अध्यादेश का उपयोग करने वाले पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ये कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स हैं किससे संबंधित? भारत परिषद अधिनियम 1861 से संबंधित, जिनसे लेकर अक्सर क्वेश्चन क्लास में या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, जो मैं आपको ये टॉपिक्स क्लियर करा रहा हूं, आप एक तो पहले ये साइकोलॉजी सेट कर लेना कि ये कोई अपन ऐसा नहीं कि किसी भी एक स्पेशली एग्जाम के लिए करा रहे हैं। मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहता हूं, एग्जाम चाहे आपका एक छोटा सा कांस्टेबल का हो, एग्जाम चाहे आपका आरएस, यूपीएस या किसी भी अन्य विभाग का हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन इन्हीं फैक्ट्सों के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। ये पहली बात ध्यान रखना। हम एक शुरुआत कर रहे हैं जीरो से लेकर और टॉप तक की।
एक एक टॉपिक्स, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा रहा हूं विद उस टॉपिक से संबंधित मुद्दों के साथ। तो जैसा कि आज अपन ने पहला तो पढ़ा भारत शासन अधिनियम, दूसरा पढ़ा भारत परिषद अधिनियम। देखो दोस्तों, भारत परिषद अधिनियमों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसी श्रेणी में हम एक अधिनियम और पढ़ते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1873। ज्यादा बड़ा नहीं है पर इसके बारे में फिर भी अपन कुछ बेसिक जानकारी रख लेते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, भारत में से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? 1858। भारत में से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? 1858। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ ले, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 में चली गई, लेकिन उसको पूर्ण रूप से बैन कब कर दिया गया? तो ध्यान रखना, 1873 में और 1874 में जाकर ये कंपनी पूर्ण रूप से क्या हो गई थी? समाप्त। किस अधिनियम के तहत? भारत परिषद अधिनियम 1873 के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1873 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी गलत नीतियों के कारण, उस गलत नीतियों के कारण होने वाले नुकसान के कारण पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया था। उसके सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे और 1874 में जाकर ये कंपनी पूर्ण रूप से क्या हो गई थी? समाप्त। तो दोस्तों, आज हमने भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1873 की बात की। ये तीनों ही अधिनियम एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन, सारे फैक्ट्स आपकी क्लियर है। अब इसके बाद भारत परिषद अधिनियम की श्रेणी में 1876 का है, 1892 का है और भी कई सारे अधिनियम हैं। तो दोस्तों, अपन लोगों ने 1858 की बात की। 1858 के बाद भारत परिषद से संबंधित टॉपिक्स अपन ने क्लियर किए। आज अपन अब बात करेंगे अपने भारत परिषद अधिनियम 1876 की। देखो दोस्तों, अपन लोगों ने 1873 तक का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा और 1873 के भारत परिषद अधिनियम में हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी 1874 में। अब 1874 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो चुकी थी तो शासन चला रही थी महारानी विक्टोरिया, लेकिन भारत के लोगों के दिल में महारानी विक्टोरिया के प्रति सम्मान बढ़ाने और उनकी पहचान एक भारत की शासिका के रूप में लोगों को कराने के लिए एक अधिनियम पारित हुआ था, भारत परिषद अधिनियम 1876। क्या पारित हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1876। इसे सम्राज्ञी अधिनियम भी बोला जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, इसे क्या बोला जाता है? इसको सम्राज्ञी। ये दोनों थोड़े जरूरी शब्द हैं। सम्राज्ञी अधिनियम क्यों बोला जाता है वो भी मैं आपको बताता हूं। इसको सम्राज्ञी अधिनियम भी बोला जाता है, शाही अधिनियम, सम्राज्ञी अधिनियम, इसे ही बोला जाता है 1876 के भारत परिषद अधिनियम को। सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित किया गया। पहला इसके अकॉर्डिंग एक काम किया गया था। 28 अप्रैल 1876 को 28 अप्रैल 1876 को एक काम किया गया कि जो भारत की शासिका है यानी महारानी विक्टोरिया, उसको विधिवत रूप से भारत की शासिका घोषित किया गया था कि भारत के लोगों को यह रिप्रेजेंट करने के लिए कि आज से आपकी शासिका है, आज से आपके ऊपर शासन है, वो कौन चला रही है? महारानी विक्टोरिया चला रही है। तो इस अधिनियम के तहत 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया? भारत की शासिका। और इस महारानी विक्टोरिया को एक उपाधि भी दी गई थी, केशर ए हिंद। किसकी उपाधि दोस्तों? केशर ए हिंद की उपाधि। तो महारानी विक्टोरिया को केशर ए हिंद की उपाधि किस अधिनियम के तहत दी गई? भारत परिषद अधिनियम 1876। अब आपके समझ में एक बात आ गया होगा, इसे सम्राज्ञी अधिनियम क्यों बोला गया? क्योंकि इसी अधिनियम के तहत भारत की सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया घोषित हुई थी, तो इसी कारण इसको सम्राज्ञी अधिनियम या शाही अधिनियम भी बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम की। किसकी बात करेंगे अब? भारत परिषद अधिनियम की। देखो दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1876 की एक बात और ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया था कि जो अपनी भारत परिषद होती है उसमें सदस्यों की संख्या 5 थी, 4 थी, 4 के बाद 5वां हुआ था। 5वां जो विधि वेत्ता था वो शामिल किया गया था। इसी अधिनियम के तहत उसमें सदस्यों की संख्या 6 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? ध्यान रखना, इसी के अकॉर्डिंग ही सदस्यों की संख्या भारत परिषद में, किसकी?
सदस्यों की संख्या भारत परिषद में 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 6। 5, एक सदस्य और बढ़ा दिया था, टोटल कितनी हो गई थी? 6 हो गई थी। पहले 4 थी, 4 के बाद उसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 5 हुई थी। 8, वो 5वां सदस्य विधि वेदता बना था। अब इसमें एक और सदस्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? अब 6। तो भारत परिषद अधिनियम 1876 की 2 बातें याद रखना। इसे सम्राज्ञी अधिनियम बोला जाता है क्योंकि 28 अप्रैल 1876 को ब्रिटेन की शासिका को या ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित करके केशरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और भारत परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 6। अगला है अपना भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। देखो दोस्तों, इस समय शासक जो है वो है महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया। वायसराय उस समय भारत का कौन था? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लेस्डाउन। ध्यान रखना कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम के समय, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के समय भारत का जो वायसराय है वो कौन है? लॉर्ड लेस्डाउन है। कौन है दोस्तों? लॉर्ड लेस्डाउन। अब देखो दोस्तों, इसके बारे में कुछ अपन बातें पढ़ते हैं कि 1892 से पहले 1885 एओ हुम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना, और 1885 में जब एओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना करी तो भारत के कुछ प्रमुख दल के नेता कांग्रेस से जुड़े, और धीरे धीरे कांग्रेस के मन में ये बात आने लगी कि अब हमें भी शासन में को चलाने के लिए कुछ हमें भी शासन के अंतर्गत सम्मानित किया जाए, हमें शामिल किया जाए कि भाई जब देश हमारा है, शासन हमारे ऊपर चल रहा है, तो हमारी बातें भी ध्यान में रखी जाए। और लगातार कांग्रेस के अंदर ये मांग उठ रही थी कि किन्हीं न किन्हीं कारणों से उन्हें भी अब शासन के अंदर शामिल किया जाए, उन्हें भी कुछ राइट्स दिए जाएं, कुछ अधिकार दिए जाएं, जिनको फॉलो करके वो अपने देश के शासन को चलाने में ब्रिटिश शासन के सामने खड़े हो सके। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब 1892 के भारत परिषद अधिनियम में एक काम किया गया था। वो काम क्या किया गया था? 1892 के भारत परिषद अधिनियम में पहली बार भारत के लोगों को बजट पर बहस करने का अधिकार। आप लोगों ने देखा होगा, बजट होता है, कोई भी एक मुद्दे पर अपनी राय प्रस्तुत की जाती है। पहली बार भारत के लोगों को बजट पर बहस करने का अधिकार पहली बार भारत के लोगों को जिस अधिनियम के तहत मिला था 1892 के भारत परिषद। लेकिन देखो दोस्तों, वो संपूरक प्रश्न नहीं कर सकते थे, अपनी बात को प्रॉपर रूप से थोप नहीं सकते थे। वो सिर्फ एक तरह से बहस करके यानी कि अपनी बात को रख सकते थे। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं थी कि आपकी बात मानी ही जाएगी, लेकिन आपके विचार सुने जाएंगे। ये अधिकार पहली बार किसको दिए गए? कांग्रेस को। कुछ सदस्यों को, उन नेताओं को जो भारत की स्वतंत्रता या भारत के अकॉर्डिंग अपने शासन को रिप्रेजेंट कर रहे। पहली बार ये बोला गया कि भाई चलो उनको कुछ अधिकार दिया जाए ताकि ये लोग भी खुश रहें। क्योंकि अब महारानी विक्टोरिया एक चीज अच्छी तरीके से जानती थी कि जब तक भारत के लोगों का विश्वास नहीं जीता जाएगा तब तक अब हम भारत में लंबे टाइम तक शासन नहीं कर सकते। तो पहली बार फेरी तौर पर भारत के लोगों को कुछ अधिकार ब्रिटिश शासन की तरफ से दिए जा रहे थे, जिसकी पहली शुरुआत हुई थी 1892 से बजट पर बहस करने का अधिकार देकर। लेकिन बहस कर सकते थे, संपूरक प्रश्न नहीं कर सकते थे, ये बात याद रखना। दूसरा, केंद्रीय विधान परिषद व प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। देखो, एक केंद्रीय विधान परिषद होती थी, मैंने बताया था ना, द्वैध शासन लियोनार्ड कार्टेस द्वारा जो शामिल किया गया था। उस लियोनार्ड कार्टेस के द्वैध शासन में शासन को 2 भागों में बांटा गया था, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद। यानी केंद्र की जो विधान परिषद होती थी उसमें सदस्य कितने कर दिए गए? 10, और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्य कितने कर दिए गए? 16। तो ध्यान रखना, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। कितने? केंद्रीय विधान परिषद में कुल सदस्य कितने कर दिए गए? 10। ध्यान रखना, प्रांतीय विधान परिषद में सदस्य कितने कर दिए गए? 16। ये भी ध्यान। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा निकलता है।
पहली बार वायसराय जो अपनी भारत परिषद है, उस भारत परिषद में पहली बार भारत के लोगों को रिप्रेजेंट, भारत के लोगों को शामिल करने के लिए मांग उठी थी। पहली बार ये बात कांग्रेस की तरफ से उठाई गई कि भाई जो ब्रिटेन की भारत परिषद है, अब उसमें कुछ भारत के लोगों को भी शामिल किया जाए। पहली बार भारत के लोग ये चाहते थे कि उनके देश के शासन को, जो भी भारत परिषद चला रही है, उसमें पहली बार उनको भी शामिल किया जाए, उनकी मांगों को रखा जाए, उनकी बातों को माना जाए। और महारानी विक्टोरिया ने समय को देखते हुए उनकी इन बातों को एक्सेप्ट कर लिया और ऐसे अधिनियम 1892 के तहत पहली बार भारत के दो व्यक्ति, एक का नाम है केसी गुप्ता और दूसरे हैं अब्दुल हुसैन बिलग्रामी। अब्दुल हुसैन बिलग्रामी, ध्यान रखना दोस्तों, अब्दुल हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता, ये भारत के दो प्रथम सदस्य थे जिन्हें भारत परिषद में शामिल होने का मौका मिला था। पहली बार भारत परिषद में शामिल होने वाले दो प्रमुख व्यक्ति कौन थे? एक थे केसी गुप्ता, दूसरे अब्दुल हुसैन बिलग्रामी। और केसी गुप्ता और अब्दुल हुसैन बिलग्रामी, ये दोनों व्यक्तियों को भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत पहली बार भारत परिषद में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ध्यान रखना कौन है? केसी गुप्ता और अब्दुल हुसैन बिलग्रामी। ये तो दोस्तों बात हो गई अपने भारत परिषद अधिनियम 1892 की। किसकी बात हो गई? भारत परिषद अधिनियम 1892। अब हम आगे बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। बहुत अच्छा टॉपिक है, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 में अब हम बात करेंगे किस प्रकार भारत की पृष्ठभूमि बदली, किस प्रकार भारत की पृष्ठभूमि में बदलाव आया, किस प्रकार लॉर्ड मिंटो और भारतीय सचिव मार्ले, इन्होंने मिलकर भारत में एक सांप्रदायिकता का बीज बोया। देखो दोस्तों, समय था 1909 का। 1909 से पहले भारत में 1905 में एक विभाजन हुआ था जिसे बंगाल विभाजन बोला जाता है। लॉर्ड कर्जन, क्या बोला जाता है इसको? लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन। वायसराय थे उस समय 1905 में, उन्होंने किया था। और इसी समय कांग्रेस के द्वारा होम रूल की भी मांग उठी थी। होम रूल मतलब स्वयं का शासन, है ना? और इन्हीं दो बातों के कारण भारत परिषद को एक अधिनियम पास करना पड़ा जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 बोला जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत परिषद अधिनियम आने के समय भारत का शासक कौन था। भारत परिषद अधिनियम 1909 के समय भारत नहीं, ब्रिटेन का शासक कौन था? तो देखो दोस्तों, 1909 में ब्रिटेन के शासक थे अपने महारानी विक्टोरिया। सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले। और वायसराय कौन थे? मिंटो। ये तीन बातें याद रखना कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के समय भारत शासिका कौन थी? महारानी विक्टोरिया। सचिव कौन था? लॉर्ड मार्ले। वायसराय कौन था? मिंटो। ये तीन क्वेश्चन सीफियंस आते हैं यहां से। अब 1909 के भारत परिषद अधिनियम भारत में आने का कारण, पहला कारण मैंने बताया 1905 का बंगाल विभाजन, कि बंगाल विभाजन का बहुत जोरों शोरों से विरोध हुआ था जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था, उधर पूर्वी भारत और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। दूसरा, कांग्रेस के द्वारा होम रूल की मांग, कि कांग्रेस लगातार अब ये ब्रिटेन की शासिका से मांग उठा रही थी कि उन्हें स्वशासन दिया जाए, स्वयं का शासन, होम रूल, है ना, अपनी मर्जी से शासन चलाने का अधिकार दिया जाए। प्राप्त। अब हम बात करेंगे कि इस भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत कौन कौन से प्रावधान भारत में किए गए। पहली बात कि लगातार जब कांग्रेस के द्वारा होम रूल की मांग उठाई जा रही थी, लगातार कांग्रेस मांग को उठा रही थी कि होम रूल शासन लागू किया जाए, उनकी बातों को माना जाए, उनके नियमों को माना जाए, एक तरह से उनको भी शासन में रिकमेंडेशंस देने का, अपने आप को शामिल करने का अधिकार मिले। उसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत परिषद अधिनियम के समय
भारत के जो वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो और सचिव हैं लॉर्ड मार्ले, इन्होंने क्या किया कि जो वायसराय की परिषद होती है, यानी कि एक तो भारत परिषद चलती थी इंग्लैंड में, जो कि इंग्लैंड में बैठकर भारत का शासन चलाती थी, एक वायसराय की परिषद जो कि भारत में चलती थी और भारत में बैठकर भारत के शासन की देखरेख करती थी। तो जो कि वायसराय, वायसराय मतलब लॉर्ड मिंटो की जो एक तरह से परिषद है, उस परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया। पहली बार भारत का वह व्यक्ति जो कि वायसराय की भारत परिषद में शामिल हुआ, कौन थे वो? सत्येंद्र प्रसाद सिंह। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिंह, पहले भारतीय जिनको वायसराय की, किसकी? वायसराय की परिषद में शामिल होने का मौका मिला। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिंह। दूसरी बात, अब भारत के लोगों को संपूरक प्रश्न करने का अधिकार भी मिल चुका था, इसी के तहत मिला था, ध्यान रखना, 1909 के तहत। किसके तहत? 1909 के तहत ही पहली बार भारत के लोगों को क्या दिया गया था? संपूरक प्रश्न करने का अधिकार, है ना। पहले क्या था? ओनली बजट पे बहस कर सकते थे, किसमें? अपने पहले वाले 1892 के भारत परिषद अधिनियम में, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया? इसमें अब उनको संपूरक प्रश्न करने का अधिकार भी दे दिया। दूसरी बात देखो दोस्तों, जो ये लॉर्ड मार्ले और मिंटो है ना, ये मुख्य रूप से जो ये अधिनियम है, ये इन दोनों के द्वारा ही पारित था। अतः इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार एक्ट भी बोला जाता है, ध्यान रखना। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों बोला जाता है, अब वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो कि ये भारत के सचिव है लॉर्ड मार्ले, इनके मन में एक विचार था। वो विचार क्या था कि 1857 की क्रांति हुई और उस 1857 की क्रांति में भारत के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति के व्यक्ति ने भाग लिया, यानी पूरा भारत एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हुआ था। लॉर्ड मार्ले के मन में एक विचार था कि अगर भविष्य में कभी ऐसी क्रांति पुनः हुई तो क्या ब्रिटिश शासन में इतनी ताकत है कि उस क्रांति को रोक सके? और अगर ये क्रांति व्यापक रूप से हो तो हो सकता है कि ब्रिटेन के शासक को या ब्रिटेन के शासन को भारत छोड़कर जाना पड़े। तो क्यों ना कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि भारत की जो ये संपूर्ण जनता है, ये कभी एक साथ होकर अंग्रेजों का विरोध कर ही ना पाए। और इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने भारत के अंदर धार्मिक तौर पर फूट डालने के लिए एक कमेटी गठित की, जिसे बोला जाता है एरोंडेल कमेटी। क्या बोला जाता है दोस्तों? एरोंडेल। इसके जो अध्यक्ष थे वो ए एरोंडेल थे। कौन थे दोस्तों? ए एरोंडेल। और इसी के नाम के आधार पर इन्हें ऐसे एरोंडेल कमेटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरोंडेल कमेटी भी बोला जाता है। इस एरोंडेल कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत यह बात रखी गई कि भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निर्वाचित क्षेत्र प्रदान किया जाएगा। यानी पहली बार रिजर्वेशन व्यवस्था, आरक्षित व्यवस्था कि भारत के अंतर्गत कांग्रेस या भारत की विधान परिषद में या भारतीय परिषद के अंतर्गत बनने वाले नियमों में पहली बार अल्पसंख्यक लोगों को एक निर्वाचित क्षेत्र दिया जाएगा, एक अपनी तरफ से आरक्षित क्षेत्र दिया जाएगा अंग्रेजों की तरफ से। यह बात सिर्फ मुस्लिम समुदाय को बेवकूफ बनाने के लिए की गई थी, ताकि वो कभी भी इकट्ठे होकर संपूर्ण रूप से और किसी भी क्रांति में भाग ना लें। जब यह बात निकल के आई तो भारत के जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, उनको बड़ा अच्छा फील हुआ। उनके दिमाग में एक बात बैठी कि अंग्रेज उनका भला चाहते हैं। काफी लोग बरगलाए भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह, आगा खां वगैरह जो थे, जो कि इस बात को लेकर डायरेक्टली कांग्रेस के विरोध में खड़े हो गए थे।
पहली बार अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को एक व्यापक रूप से भारत के सामने प्रस्तुत किया, और हुआ भी। इसका कारण यह था कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना। इस समिति के तहत ही भारत में पहली बार सांप्रदायिक रूप से एक एजेंडा चलाया गया था, और इसी एजेंडे के तहत पहली बार मुस्लिमों को प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। और यही कारण है कि लॉर्ड मिंटो को भारतीय सांप्रदायिकता का जनक, लॉर्ड मिंटो को भारतीय सांप्रदायिकता का जनक भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत परिषद अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? तो ध्यान रखना, एरोंडेल समिति की सिफारिश पर। इस एरोंडेल समिति का अध्यक्ष कौन था? एरोंडेल था। इस अधिनियम के जो मुख्य पात्र थे वो कौन थे? लॉर्ड मार्ले और मिंटो। ऐसे क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम को लाने के कारण क्या थे? 1905 का बंगाल विभाजन और कांग्रेस के द्वारा होम रूल की मांग। और इस अधिनियम के तहत पहली बार वायसराय की परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिंह को इसमें शामिल किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। इसी के तहत ही पहली बार भारत में मुस्लिमों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। पहली बार उनको अलग से एक आरक्षित क्षेत्र दिया गया था, यानी पहली बार भारत में सांप्रदायिक रूप से फूट डालने की कोशिश की गई थी। और यही कारण है कि लॉर्ड मिंटो को भारत के सांप्रदायिकता का जनक भी बोला जाता है। इस अधिनियम के पास होते समय एक लॉर्ड मिंटो ने एक बात बोली थी दोस्तों, कि हम एक ऐसे जहरीले सांप के दांत बो रहे हैं जिसके परिणाम आने वाले समय में सुखद होंगे। इसी अधिनियम के तहत बोली थी लॉर्ड मिंटो ने ये बात। क्या बोला थी? कि हम एक ऐसे जहरीले सांप के दांत बो रहे हैं जिसके परिणाम आने वाले समय में क्या होंगे? सुखद होंगे। और यही कारण है कि लॉर्ड मिंटो को भारतीय सांप्रदायिकता का जनक बोला गया। तो ये दोस्तों बात हो गई अपने 1909 के भारत परिषद यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की। अब अपना भारत परिषद अधिनियम 1876, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909, ये 3 अधिनियम अपने कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली वीडियोस अपन देखेंगे या अगले जो चैप्टर्स हैं अपने, जैसे कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम और लास्ट वाला अपना जो है भारत संहिता अधिनियम, इनके बारे में अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इससे वीडियो से संबंधित अगर कोई भी टॉपिक्स आपको ऐसा लगता है जो क्लियर नहीं है, तो आप एक तरह से डिस्क्रिप्शंस जो अपन फॉलो कर रहे हैं या डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग अपन जो क्वेश्चन फिलअप करा रहे हैं उनको आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ही इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। थैंक यू।